हेलो फ्रेंड्स, अब की बार आपके राजस्थान पुलिस में एक कानून का पोर्शन जुड़ा है। उस कानून के पोर्शन में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। कानून के जो पोर्शन जो जुड़ा है उस टॉपिक का नाम है महिला और बच्चों से संरक्षण से संबंधित। दोस्तों, अब की बार राजस्थान पुलिस में जो जुड़ा है वो जुड़ा है महिला व बालकों से संरक्षण कानून। देखिए, इसमें राजस्थान पुलिस में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों जोड़ा गया है। आज वर्तमान स्थिति ये है कि महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों में शीघ्र अर्थात बढ़ोतरी होती जा रही है और महिलाओं के साथ तो इतने अपराध होते जा रहे हैं। तो पहले क्या होता है कि पुलिस को उन अपराधों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस इन्वेस्टिगेट में उनको पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी एक शब्द है FIR, कि FIR जो लिखवाई गई है वो किस सेक्शन में लिखवाई गई है और इस सेक्शन में क्या है। इसलिए राजस्थान पुलिस में अब की बार कानून जोड़ा गया और जिसमें यह उद्देश्य है कि पहले से ही जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस में भर्ती होने वाले हैं उनको कानून के बारे में पता लग जाए कि क्या कानून है और क्या कानून है और क्या इसमें सज़ा है, जिससे कि जब वो उस फील्ड में जाकर के काम करे तो उनको ज़्यादा कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं इसके सलेबस के बारे में। देखिए, इसका जो सलेबस है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है महिला से संबंधित और आपका ही नंबर 2 है बालक से संबंधित। ठीक है, अब महिला और बालक से संबंधित कौन कौन से कानून हैं पहले मैं आपको वो लिख के बता देता हूँ, उसके बाद उस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आपकी है भारतीय दंड संहिता 1860। आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारतीय दंड संहिता 1860 आपसे सबसे ज़्यादा, जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं वो इसी एक्ट में होते हैं। दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। अभी सिलेबस लिखने के बाद इन पे विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तीसरा है सती प्रथा अधिनियम 1987। चौथा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। नंबर 5वां है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। अगला आपका इसी में अधिनियम है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। अगला इसी में एक और अधिनियम है जिसको PCPNDT और शुद्ध भाषा में बात करें 1994 कन्या भ्रूण हत्या। इसके बाद संविधान में महिलाओं के पोर्शन से संबंधित है। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में है।
उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में है। तो आपके ये 10 एक्ट हैं जो आपके पेपर में। इसी तरह अब बालक से संबंधित बात करते हैं। एक है जिसको पोक्सो अधिनियम बोला जाता है 2012। दूसरा है बाल विवाह अधिनियम 2006। तीसरा है आपका बाल श्रम अधिनियम 1986। चौथा है भारत का संविधान में जो प्रोविज़न है बच्चों से संबंधित। पांचवा है भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रोविज़ो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, और उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो प्रोविज़न हैं वो हैं। और एक है आपका जुवेनाइल जस्टिस, जिसको जे एक्ट बोलते हैं 2015। ये जो है आपका सिलेबस है। अब सबसे पहले हम इस सिलेबस के बारे में एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 सर लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई थी और इसमें टोटल 511 धारा हैं, जिसमें से अपने को 20 से 25 वो धारा पढ़नी है जो महिला से संबंधित है। जैसे 304B, जिसको हम कहते हैं दहेज मृत्यु। आपने सुना होगा कि जब कोई भी महिला शादी के करने के बाद और ससुराल पक्ष वालों के द्वारा दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित की जाती है और वह उससे परेशान होकर अपनी खुद की आत्महत्या कर लेती है, अर्थात अपना जीवन समाप्त कर लेती है, तो 304B में बताया गया है कि दहेज मृत्यु क्या है। उसके बाद इसी में आगे 354 में है यदि कोई किसी स्त्री के आपराधिक आज से हमला करता है लज्जा भंग करने के लिए। उसके बाद 354A में लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताया गया है। 354 में बताया गया है कि किसी भी महिला को विवस्त्र किया जाता है उसके बारे में। 354C में बताया गया है पीछा करना, और 354D। इस तरह बताया गया है कि किस तरह से इस अधिनियम में 376 में रेप के बारे में बताया गया है। तो इस तरह धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे अभी आगे। अब आगे कहता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में क्या बताया गया है कि जब कोई भी महिला शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है और उसके बाद उस ससुराल जन के लोगों के द्वारा उससे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो वह कंपनसेशन की मांग कर सकती है इस अधिनियम में। इस अधिनियम में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सजा का प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप डिमांड कर सकते हैं कंपनसेशन की। किस तरह की कि निवास, रहने के स्थान के लिए, आर्थिक पैसे की आवश्यकता लिए, संरक्षण के लिए, इस तरह की डिमांड आप कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अधिनियम है सती प्रथा अधिनियम 1987। प्राचीन काल में जब किसी भी महिला का पति एक्सपायर हो जाता था तो महिला के पति के एक्सपायर हो जाने के बाद उस महिला को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह एक बहुत भयानक कृति थी। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने सती प्रथा अधिनियम 1987 बनाया गया। इसके इतिहास के बारे में और ये कब बना, कैसे बना, अभी बात करेंगे आगे जब इस एक्ट को शुरू करेंगे। फिर बना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961।
सबसे बड़ी क्रूति के बाद दूसरी क्रूति दहेज। आज के युग में दहेज की इतनी डिमांड होती जा रही है कि एक गरीब आदमी भी जब अपनी बच्ची की शादी करता है तो शादी करते समय वो चाहता है कि कोई अच्छे से अच्छा वर और बढ़िया मिले, उसी के अनुसार दहेज की डिमांड भी की जाती है। तो उसको रोकने के लिए इसमें बताया गया, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है, देता है, या कोई दहेज की मांग करता है, या कोई दहेज को लेने के लिए किसी भी तरह से क्या करता है, विज्ञापन वगैरह निकालता है, तो इस अधिनियम में उसको दंडित किया गया है। इसके बाद 5 में है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। देखिए, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम बात करते हैं। इससे पहले 354 आईपीसी के अधीन दंडित किया जाता था, लेकिन एक केस आया और वो केस था राजस्थान बनाम विशाखा। मतलब क्या था इसमें, एक विशाखा थी, वो किसी कार्यस्थल पर काम करती थी और उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ और वह धीरे धीरे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, जाट सुप्रीम कोर्ट गई और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि सरकार एक ऐसा अधिनियम बनाए कि कार्यस्थल पर, कार्यस्थल कैसा भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है या गवर्नमेंट भी हो सकता है, जो महिला वर्क कर रही है तो वहाँ पे उसके साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है वहाँ के ओनर के द्वारा या वहाँ के कर्मचारी के द्वारा, तो उसको सज़ा का प्रावधान किया जाए। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी और अधिनियम कितने साल बाद बना, मतलब कि 2013 में। इसके बाद अनैतिक व्यापार अधिनियम, इसको यदि सिंपल भाषा में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं वेश्यावृत्ति। जो हमारे समाज में इनलीगल तरीके से आज वेश्यावृत्तियाँ हो रही हैं या कोई वेश्यावृत्तियों के उससे किसी भी कमाई खा रहा है। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये किसी बी से वेश्यावृत्ति कराता है और वेश्यावृत्ति कराने के बाद जो ये पैसा कमा के लाती है उसमें से हिस्सा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी इस अधिनियम में दंडित किया गया है। इसके बाद नंबर 7 है PCPDNT अर्थात कन्या भ्रूण हत्या। आज समाज में एक और बड़ी कुरीति है कि जब कोई भी महिला गर्भ से होती है तो उसकी जांच करवाई जाती है, जिसको हम लिंग चयन बोलते हैं। तो उसको हमारी सरकार ने प्रतिषेध किया गया है और उसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का लिंग चयन करवाता है तो उसको, आपने देखा होगा किसी भी हम हॉस्पिटल में किसी भी लैब में जाते हैं जहाँ टेस्टिंग होती है तो वहाँ लिखा होता है कि यहाँ पे लिंग की जांच नहीं की जाती है। यदि कोई लिंग की जांच करवाता है तो उसको 3 साल की सज़ा और इतना जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इसके लिए इसमें जो करता है उसको भी प्रावधान है सज़ा का और जो करवाता है उसको भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद संविधान। देखिए, जितने भी हमने अभी तक ये अधिनियम पढ़े हैं सारे का जो जनक है वो संविधान है। और आप लोगों ने संविधान का एक आर्टिकल पढ़ा होगा 15, और आर्टिकल का 15 3 सब क्लोज ये कहता है यदि कोई भी राज्य चाहे तो किसी भी महिला के लिए या किसी भी बच्चे के लिए कोई विशेष कानून बना करके उनको प्रकट कर सकती है, उनको प्रतिबंधित कर सकती है। अब देखिए 9 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में यह बताया गया है कि कब किसको महिला को गिरफ्तार किया जाएगा, कब महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसमें एक सेक्शन 46 है और वह सेक्शन 46 ये कहती है कि यदि किसी ने अपराध किया है महिला ने और उस महिला को गिरफ्तार करना है और सूर्य अस्त हो गया है, तो सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले उसको गिरफ्तार करना है, तो पुलिस उस प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के उसको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। फिर एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसमें भी बताया गया है कि कब किसी महिला के
इसमें एक पितृत्व का सिद्धांत आता है सेक्शन 112 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे है। अब तक तो हमने बात की महिलाओं से संबंधित कानून की, अब हम बात उन कानून की करते हैं जो बालक से संबंधित कानून है। और इन बालक से संबंधित कानून में सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्को अधिनियम। पोस्को अधिनियम में क्या है, यदि कोई भी 12 साल से कम की बच्ची के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो उसको इस अधिनियम के अधीन सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है, वह करता है अपराध, या किसी हॉस्पिटल में या किसी अस्पताल में है तो वह व्यक्ति करता है, तो उस लिए अलग अलग बताया गया है। इसके बाद इसमें बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में भी बताया गया है। बाल विवाह अधिनियम 2006 से पहले एक और अधिनियम था जिसके बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में भी बताया गया था कि कितनी सजा है, या अर्थात यूँ कह सकते हैं कितने कम साल से कम बच्चे शादी नहीं की जाएगी। तो बाल विवाह अधिनियम 2006 में बताया गया है यदि लड़के की आयु जो होगी 21 साल और लड़की की जो होगी 18 साल, इससे कम करने पर बाल विवाह में वो गबन होता है। इसके बाद बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1986 में बताया गया है कि किसी भी बच्चे से कब तक और कितने समय के लिए वो जो है कोई भी कार्य किया जाएगा और कार्य नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब बात आई फिर भारत के संविधान की। जो भी अधिनियम अब तक हमने ऊपर पढ़े और अभी आगे पढ़ेंगे, वही आर्टिकल 15(3) पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी राज्य यदि चाहे तो किसी भी महिला और बच्चे के लिए स्पेसिफाई कानून बना कर सकते, उनको सुरक्षित कर सकती है। भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें यह बताया गया है कि किस बच्चे के साथ कोई अपराध किया जाता है तो कितनी सजा का प्रावधान होगा। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता में भी बताया गया है कि कब किसको एविडेंस के लिए बुलाया जा सकता है बच्चे को, और कब बच्चे को एविडेंस के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। ये जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इनमें आपकी 2 या 3 सेक्शन है, 2-2, 3-3 सेक्शन जो आपको पढ़नी है सिर्फ। अब बात करते हैं जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में क्या है कि जो अपराधी है वह 18 साल से कम का होगा, उसने यदि कोई अपराध किया गया है तो उसके लिए अलग से जुवेनाइल कोर्ट बनाए हुए हैं, उनका ट्रायल भी अलग से चलेगा और उनको अलग से ही सुधार गृह में रखा जाएगा। इसका रीज़न क्या है, देखिए भारतीय दंड संहिता में भी अपराध है और इसमें भी है, लेकिन क्यों बनाया? इसमें एक दंड प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 27 भी दी हुई है। सेक्शन 27 कहती है यदि कोई भी 16 साल से कम का बच्चा है और उसने कोई अपराध किया है तो उसका जो विचारण करेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या कोई स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं तो स्पेशल कोर्ट करेगा। अब देखिए जेजे एक्ट कहता है ठीक है, विरोधाभास है 18 साल, तो अब जेजे एक्ट लागू होता है। 27 को अभी विलोपित नहीं किया गया है लेकिन गौण कर दिया गया है। तो कहता है यदि कोई 18 साल से कम करता है तो उसको आप गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने लाओ, और मजिस्ट्रेट के सामने लाने के बाद उस व्यक्ति को अलग से सुधार गृह में रखो। क्यों रखो? यदि आप किसी भी हैबिचुअल जो ऑफेंडर है, जो आतन अपराधी है, उसके साथ किसी को रखेंगे तो वह क्या होगा, वह भी अपराध की श्रेणी में और बढ़ जाएगा और वह और अपराध क्या करेगा, सीखने लगेगा। और जब वह अपराध और सीखने लगेगा तो उसमें क्या होगी, आपराधिक जो प्रवृत्तियां है वह बढ़ने लगेगी। मान लीजिए अभी तो उसने चोरी की है, ठीक है, लेकिन उसको किसी ऐसे एक साथ रख दिया जिसने क्या किया है, अब उन मान लेते हैं रेप किया है, या बात करें मर्डर किया है, तो अब जो है इसका जो माइंड डेवलप है इस पर्सन का, वैसा ही माइंड डेवलप इस पर्सन का भी कर दिया जाएगा। तो बाहर जाकर के क्या करेगा, यह व्यक्ति भी रेप जैसे और मर्डर जैसे घिनौने अपराध करेगा। इसलिए 2015 में इस अधिनियम को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया। इससे पहले 2012 का अधिनियम था
लेकिन 12 के अधिनियम में जो त्रुटियां थी उनको भरते हुए 2015 में इस अधिनियम को और विस्तारित कर दिया गया और यह कह दिया गया कि यदि कोई 18 साल से कम का बालक है और अपराध करता है तो उसको सुधार गृह वगैरह में अलग से रखा जाएगा। अभी हमने महिला और बच्चों से संरक्षण से संबंधित जो भी आपका सिलेबस राजस्थान पुलिस में है उसके बारे में चर्चा की है। अभी हम कल से जो वीडियो बनाएंगे और आगे जो क्लास लेंगे, कल से जो आगे क्लास लेंगे उसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। पहले भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में बताया जाएगा कि आपके कौन कौन सी सेक्शन हैं जो आपके पेपर में आएगी, क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही वो है क्योंकि सबसे ज़्यादा रूटीन में अपराध उसी में होते हैं। उसके बाद तुरंत जैसे ही भारतीय दंड संहिता 1860 कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद इसके जितने भी 70, 80, 90 क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं मेरे द्वारा उसको आपको बोर्ड पे ही सोल्व करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको पेपर में बहुत आसानी रहे। थैंक यू सो मच।